जय हिंद, जय जोहर साथियों। मैं नितेश साहू आप सभी का अपने चैनल स्टडी ट्यून में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, छत्तीसगढ़ पात्रता परीक्षा की तैयारी आप सब कर रहे हैं और उस तैयारी को आसान बनाने के लिए, उस तैयारी में आप सबकी मदद करने के लिए मैं नितेश साहू एक बार पुनः आप सबकी सेवा में हाजिर हो चुका हूं। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम फिर से आपका टेस्ट लेने वाले हैं। क्योंकि टेस्ट सीरीज चल रही है और उस सीरीज का, उस श्रृंखला का ये तीसरा वीडियो है साथियों। 2 वीडियो मैं दे चुका हूँ टेस्ट सीरीज का। तो यदि आपने नहीं देखा हुआ है तो CGTT क्लासेस नामक फोल्डर प्लेलिस्ट में बना हुआ है, तो वहाँ से जाकर सीधे आप वीडियो का नाम ले सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए आज फिर से बाल विकास के 30 अति महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न जो कि बार बार विभिन्न राज्यों के TT एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीट होते हैं, तो उन प्रश्नों के माध्यम से आप सबका टेस्ट लेने वाले हैं भाई, है ना। तो आप सब तैयार है ना? पेन और कॉपी लेके बैठ जाएंगे और आप फिर लिखते जाएंगे, जैसे कि पहले का क्या होगा, दूसरे का क्या हो गया, मतलब मैं तो बताता रहूंगा सीधा सीधा, आपको पहले का सही हुआ कि नहीं हुआ, है ना, उसमें एक एक अंक देते जाना है ना, और लास्ट में 30 में से कितना सही हुआ ये आपको बताना है। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला प्रश्न आप सबके समक्ष थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट नजर आए, और स्पष्ट देखने के लिए आप 360p में देखा कीजिए वीडियो को। ठीक है, अक्सर क्या है, डाटा सेवर सेट रहता है 240p, तो धुंधला दिखाई पड़ता है ना। यदि आपको क्लियरिटी चाहिए तो 360p में देखा कीजिए, सेटिंग रहता है यूट्यूब पे, आप कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न आप सबके समक्ष साथियों, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है आपको बताना है। अभिप्रेरणा के सिद्धांत से संबंधित है, अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है, या फिर व्यक्तिगत के सिद्धांत से संबंधित है, या विकास के सिद्धांत से संबंधित है। क्या होगा चलिए बताने का प्रयास कीजिए, 5 सेकंड आप सबके पास। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अधिगम के सिद्धांत। प्यारे साथियों, कोहलर जो है ना वो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। कोहलर के सिद्धांत को अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ सिद्धांत भी कहा जाता है, ये याद रख लीजिए। ठीक है, कोहलर के सिद्धांत को और क्या कहा जाता है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या फिर सूझ सिद्धांत। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, जो ये सिद्धांत है ना वह संज्ञानात्मक नियम पर आधारित है, और इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। गेस्टाल्टवाद क्या है, एक जर्मन भाषा का शब्द है ना, जिसका अर्थ संपूर्ण होता है। क्या होता है, गेस्टाल्टवाद का मतलब संपूर्ण होता है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न साथियों। दूसरा प्रश्न आप सबके समक्ष है, पढ़ लीजिए। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 15 होती है मूल प्रवृत्तियों की संख्या, या फिर 10 होती है, या फिर 12 होती है, या फिर 14 होती है। कितना होता है, कितनी होती है, आप बताइए। 5 सेकंड आप सबके पास। प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, 14। ठीक है, तो मानव की मूल प्रवृत्तियां 14 होती है, और मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत को विलियम मैकडूगल ने दिया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत को किसने दिया था भैया, विलियम मैकडूगल ने दिया था। विलियम मैकडूगल को मूल प्रवृत्तियों का जनक भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग संबंधित होता है, जिनकी उत्पत्ति जो है मूल प्रवृत्तियों से हुई है ना। इन मूल प्रवृत्तियों में पलायन, निवृत्ति, युयुत्सा, रचना, सामूहिकता, ह्रास, संचय आदि सम्मिलित है। तो महत्वपूर्ण चीज है कि जो मूल प्रवृत्ति है उनकी संख्या 14 होती है। ठीक है साथियों, कितना सही हो रहा है ये टोटल मारते जाइएगा, हाँ, इसलिए पेन और कॉपी लेकर बैठने के लिए बोलता हूं मैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ऐसा नहीं है कि अल्लू खल्लू प्रश्न है, मैं बार बार बोलता हूं, है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न है, और अदर स्टेट के TT एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए एकदम ध्यान से बनाइए, है ना। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलें। तीसरा प्रश्न आप सबके समक्ष, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है, बताइए। समझ, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, या फिर अनुप्रयोग। पढ़ लीजिए और अच्छे से, 5 सेकंड आप सबके समक्ष है, आंसर जरूर कीजिएगा। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता। ठीक है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मकता के शिक्षण हेतु किया जाता है। इस विधि को विप्लव विधि भी कहा जाता है। इस विधि से बच्चों में सृजनशीलता को बढ़ावा मिलता है। किसको बढ़ावा मिलता है, सृजनशीलता को। इस विधि का मूल उद्देश्य क्या है वो भी समझिए। इस विधि का मूल उद्देश्य है बच्चों के मध्य स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा देना और उन्हें एक संगठित चिंतक के रूप में तैयार करना। इस विधि का सबसे बड़ा लाभ यह है कि बालक एक जिम्मेदार नागरिक बनने की जो पहली सीढ़ी है, पहला सोपान है, उसकी ओर अग्रसर हो जाता है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, बहुत ही अनमोल और महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था।
ठीक है, शायद आप हंसेंगे भी, है ना, लेकिन था भैया। स्किनर महोदय का, कोहलर महोदय का, थॉर्नडाइक महोदय का, या फिर पावलोव महोदय का, बताइएगा। तो प्यारे साथियों, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पावलोव, है ना। इन्हीं के प्रयोग में कुत्ता एक विषय था, ये विषय ही हो गया है, विषय ना। तो प्यारे साथियों, जो पावलोव है उन्होंने स्वाभाविक उद्दीपन को, किसको भैया, स्वाभाविक उद्दीपन, उद्दीपन, ठीक है, स्वाभाविक उद्दीपन को दर्शाने के लिए कुत्ते को एक विषय के रूप में चुना था। किसको दर्शाने के लिए, स्वाभाविक उद्दीपन को दर्शाने के लिए, समझाने के लिए कुत्ते को एक विषय के रूप में चुना था। पावलोव के सीखने के सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहा गया है। यह प्रश्न और बन सकता है, याद कर लीजिए। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया भैया, तो पावलोव ने, है ना। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, ये आप जानने का प्रयास कर रहे होंगे, तो मैं बता देता हूं कि जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, तो इस सिद्धांत के अनुसार कोई स्वाभाविक उद्दीपन सीखने वाले प्राणी के सामने उपस्थित किया जाता है तो वह उसके प्रति एक स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। तो यही चीज समझाए थे, है ना, अपने सिद्धांत में, थ्योरी में, ठीक है। तो मेन प्रश्न था कि भैया जो कुत्ता है वो किसके प्रयोग में विषय था, तो पावलोव के प्रयोग में विषय था। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई, 5वां और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? बुद्धि के घटक हैं, अभिप्रेरणा के घटक है, या फिर व्यक्तित्व, या फिर सृजनात्मकता के घटक है? आपको बताना है। 5 सेकंड है भाई, ज्यादा समय लेना नहीं है ना। एक पोर्शन को आधा घंटा में कंप्लीट करना है, 30 प्रश्न कैसे भी करके। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सृजनात्मकता। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो मौलिकता है, नमनीयता है और जो प्रवाह है वह सृजनात्मकता के घटक है। नवीनतम विधियों, प्रविधियों एवं स्थितियों की सहायता से किसी जटिल समस्या का विद्वतापूर्ण समाधान करने की योग्यता ही सृजनात्मकता कहलाती है, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। युयुत्सा क्या है ना, कई बार सुने होंगे आप, क्या है युयुत्सा? तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि युयुत्सा जो है मूल प्रवृत्ति। अरे मैंने आंसर बता दिया क्या? पहले ऑप्शन देखिए, मूल प्रवृत्ति है, चिंतन है, कल्पना है, संवेग है। तो जो युयुत्सा है ना वो मूल प्रवृत्ति है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। विलियम मैकडूगल के अनुसार कुल 14 मूल प्रवृत्तियां बताई गई थी, तो इनमें से युयुत्सा भी सम्मिलित है, जिसे युद्ध प्रियता के रूप में भी जाना जाता है और जिसका संवेग क्रोध है। मतलब जिस इंसान में युयुत्सा है तो वो युद्ध प्रेमी होगा। मतलब युद्ध देखने या फिर युद्ध का वर्णन सुनने में ना उसको अपार आनंद की अनुभूति होती है और उसके अंदर क्रोध भर भर के रहता है। मतलब उसके अंदर जो क्रोध नामक संवेग है वो बहुत हावी रहता है ना। तो युयुत्सा एक मूल प्रवृत्ति है। चलिए अगले प्रश्न की ओर थोड़ा चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों आप सबके समक्ष, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व आपको बताना है ना। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित कौन करता है? आर्थिक तत्व करता है, वंशानुगत तत्व, शारीरिक तत्व, या फिर सामाजिक परिवेश जन्य तत्व? आपको बताना है कौन सा वो तत्व है जो बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। 5 सेकंड आप सबके समक्ष। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व सामाजिक परिवेश जन्य है। क्यों? अब पूछेंगे आप, है ना, तो रीजन भी बताऊं। तो सुनिए, क्योंकि बालकों में सामाजिक विकास उनके पालन पोषण के तरीकों से अत्यधिक प्रभावित होता है। जिन बालकों के पालन पोषण में उनके परिजनों द्वारा विशेष स्नेह दिया जाता है ना, और बालकों की देखरेख उनके द्वारा स्वयं की जाती है ना, तो उनमें सामाजिक नियमों को सीखने तथा उनके अनुरूप व्यवहार करने की तीव्र प्रेरणा होती है ना। तो इस कारण से जो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है सामाजिक विकास को बालक के, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न। लो भाई, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? ठीक है, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है आपको बताना है। मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, या फिर अनियमित विकास का नियम? चलिए बताइए, 5 सेकंड दिए आपको।
तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, द्रुतगामी विकास का नियम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कितना सही हो रहा है भैया आपको देखना है, चेकआउट करना है, अपने आप का स्वाकलन करना है। ये है आपका अगला प्रश्न भैया। मजा आ रहा होगा, आनंद आ रहा होगा, ये आशा करता हूँ, आई होप। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अब नहीं है, देखिए ये ना लास्ट है कि नहीं है, ये थोड़ा देख लिया करो। कई बार कंफ्यूजन में आपने नहीं है बोला जा रहा है और जो है उसी को टिक लगा के आ जाओगे, ऐसा भी होता है कई बार जल्दबाजी में। तो ये थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है, कुछ ना कुछ गलती होता ही है। कई बार बच्चे क्या है उसको पता भी रहता है ना, जैसे कि मान लीजिए तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, तो धोखा में आंख का ऐसा धोखा होता है कि सी को लगाते लगाते बी में लगा देते हैं। अभी आप घर में है ना तो सोचेंगे ये कैसा मानव होगा, कैसा बंदा होगा जो जिसको पता है सी लगाना है फिर भी बी लगा के आता होगा, है ना। तो वहां भी इतना जल्दबाजी होता है कि वो मानो ना आप खुद हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, सावधानी से पेपर बनाइएगा, है ना। जल्दबाजी हार्ड बिल्कुल मत करिए, क्योंकि 1 नंबर से इतने लोग चुके थे यार पिछले टीटी में, सबका 74 कितने लोगों को मैंने पूछा, है ना, वो बताते थे 74, हमारा 74, 1 नंबर से चुक गया, 1 नंबर से चुक गया। तो वो एक अंक कितना मायने रखता है ना, वो आपको पता चलेगा यदि आप 74 पे रुक जाएंगे तो। चलिए बकवास बहुत ज़्यादा कर लिए, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, ये इसका आंसर नहीं बताया ना मैंने। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत। चलो बताओ क्या होगा जी। तो संगवारी हो एक आंसर हो जाइए अपन के ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यदि एला टिक लगाए हो तो 1 नंबर आप मतलब ये प्रश्न में मिल जाए। परस्पर संबंध का सिद्धांत, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ क्यों लग रहा है मेरे को? प्यारे साथियों एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ये तो विकास का सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत। साथियों थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत यही है। प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 1 अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, ये आपका राइट आंसर होगा ना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, ये सुधार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये आपका विकास का सिद्धांत नहीं है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। तो एक चीज यहां पे मैं बता दूं कि आप लोगों को विकास के सिद्धांत में कौन सम्मिलित है। ये तो आप खैर आप जो सम्मिलित नहीं है वो मैंने बताया, कौन कौन विकास के सिद्धांत में सम्मिलित है वो थोड़ा सा बता देता हूं। तो याद रखिए, पहला जो है विकास की दिशा का सिद्धांत, दूसरा परस्पर संबंध का सिद्धांत, तीसरा निरंतर विकास का सिद्धांत, चौथा समान प्रतिमान का सिद्धांत, पांचवा व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, छठवां वंशानुक्रम सिद्धांत, सातवां विकास क्रम का सिद्धांत और आठवां पर्यावरणीय सिद्धांत। तो ये 8 जो सिद्धांत है ना वो विकास के सिद्धांत है। ठीक है, और ये जो अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत है ना वो विकास के सिद्धांत नहीं है साथियों। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया था? तो जो मनोवैज्ञानिकों के और जो वैज्ञानिक है ना हमारे जो बाल मनोवैज्ञानिक, तो उनके जो कथन है वो बार बार पूछे जाते हैं, है ना। इस कारण से मैं हमेशा आपको कहता आया हूँ, बोलता आया हूँ कि जो कथन है मनोवैज्ञानिकों के उसको अच्छे तरीके से आप पढ़ के जाइए, है ना। ऑप्शन है गेसेल के हैं, डगलस और हॉलैंड के हैं, मेरेडिथ के हैं या फिर हरलाक के हैं। क्या है, किसके हैं बताना है आपको। ये कथन जो है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। तो प्यारे साथियों ये जो कथन है ना वो हरलाक ने दिया है। किसने दिया है भैया? हरलाक ने। तो हरलाक एक मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री दोनों थे, है ना। हरलाक के अनुसार एक बालक को अपने जीवन में विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना होता है। बाल विकास में इन अवस्थाओं का निर्धारण आयु द्वारा होता है। मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास उसकी आयु के अनुसार अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होता है। अतः बालक विकास में इन्हीं अवस्थाओं का निर्धारण आयु द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न थोड़ा देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है बताना है आपको। कल्पना कहलाता है, चिंतन कहलाता है, स्मृति कहलाता है या फिर प्रत्यक्षीकरण कहलाता है? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। 5 सेकंड आप सबके पास है, बिल्कुल समय का विशेष ध्यान रखें, लेट ना करें। देखिए आप कमेंट में भी ना कमेंट कर दिया कीजिए, ठीक है। ये तो लाइव चल ही रहा है,
तो यहाँ पे आप सीधे कमेंट रख भी सकते हैं अपना, या फिर लास्ट में खुद स्वाकलन करना है कि 30 में से आपने कितना सही किया। हाँ, लेकिन कमेंट में बताना कि 30 में से कितना सही किया आपने। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रत्यक्षीकरण। ये आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया भैया, बताना है। कोहलर ने किया, गेस्टॉल्ट ने किया, थॉर्नडाइक ने किया, या फिर पावलोव ने? किसने किया, वो बंदा कौन है, जरूर बताने का प्रयास करेंगे। तो भैया जो सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन आदरणीय श्री श्री 108, चलो बताओ क्या होगा। चलिए, तो श्री श्री 108 थॉर्नडाइक महोदय ने किया था, है ना। तो सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत किसका है, थॉर्नडाइक का है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष बहुत आसान सा है ना। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होगा, बताइए। देखिए, बुद्धि लब्धि का भी ना एक वीडियो जबरदस्त तरीके से बना दिया हूँ। तो कितने बुद्धि लब्धि का जो स्तर का बालक है वो क्या कहलाएगा, है ना। मन बुद्धि कौन से बालक है, तो ये सब स्पेशली आपको समझा दिया हूँ। हो सके तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, चेकआउट कर सकते हैं। या फिर सीटेट बोलता हूँ यार, सीजीटेट क्लासेस ऐसा फोल्डर बना हुआ है, शुरू में मिलेगा आपको, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ से आप देख सकते हैं ना। बहुत सारे वीडियोस है, लगभग 22 वीडियो है, तो आनंद लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न शामिल कर रखा है मैंने, है ना। तो औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होगा बताना था आपको। 70 से 79, 110 से 114, 90 से 109, 80 से 89। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले तो बुद्धि लब्धि जो IQ जिसको बोलते हैं हम, उसका सूत्र क्या है बुद्धि लब्धि निकालने का, वो मैं बता देता हूँ, है ना। कई लोगों को पता है, कई लोगों को नहीं है। तो बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु, है ना, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, है ना। मानसिक आयु में बटे कर देंगे वास्तविक आयु को और गुणा कर देंगे 100 से, तो आपका निकल आएगा। ठीक है, तो 90 से 109 ये राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो 90 से 109 यदि बुद्धि लब्धि है तो वो बालक औसत बालक होगा, औसत बुद्धि वाला बालक होगा। ठीक है, तो औसत बुद्धि कितने IQ में आता है, 90 से 109। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक आपको बताना है। कैटेल, स्किनर, वर्नन या फिर थॉर्नडाइक? कौन है भाई कैटेल तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कैटेल। ठीक है, तो कैटेल ने ही तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो याद रखिए कैटेल जी। कितना सही हो रहा है भैया, कम से कम ना टारगेट लीजिए 25 का। यदि आज आप 25 कर रहे हैं 30 में से, तो 20 जरूर करके आएंगे, इतना मुझे विश्वास है। लास्ट में बताना, शर्माना मत, अगर 5 भी है तो भी बताना। चलिए अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न। 30 में से आधा हुआ है, पता नहीं कितना मिनट हो गया, पढ़ाते। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। हल ने किया, स्किनर ने किया, हेगार्टी ने या फिर थॉर्नडाइक ने? किसने किया, जल्दी बताइए, 5 सेकेंड है आपके पास, है ना। प्यारे साथियों, क्रिया प्रसूत अधिगम जो सिद्धांत है उसको प्रतिपादित करने का श्रेय स्किनर महोदय को जाता है। किसको भैया? स्किनर महोदय को। ऑप्शन नंबर 2 स्किनर महोदय को, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये जो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत है क्या? आप जानने का प्रयास कर रहे होंगे अपने आप से, तो बता देता हूँ। तो जो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत है ना, तो इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में विभाजित कर दिया जाता है ना। शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने में गति और सफलता दोनों मिलती है। स्किनर का यह सिद्धांत उद्दीपन अनुक्रिया पर आधारित एक नवीन सिद्धांत है जो थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर आधारित है। ठीक है भैया, तो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत किसने दिया? स्किनर महोदय ने। ये बंदा था, याद रखिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 16वां प्रश्न आप सबके समक्ष। ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? परीक्षण निर्माण का, परीक्षण अंकन का, परीक्षण प्रशासन का या फिर परीक्षण वैधता का? तो ब्लूप्रिंट ये नामक, मतलब जो ब्लूप्रिंट नामक शब्द है उसका पाला पड़ा होगा 10वीं 12वीं आपने पढ़ा है ना, तो 10वीं में पढ़ा होगा और 12वीं में जरूर पढ़ा होगा।
चलिए बताइए, 5 सेकंड है आप सबके समक्ष। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, परीक्षण निर्माण का, है ना। क्योंकि आपका परीक्षण करने के लिए पेपर लिया जाता है ना, और उस पेपर में कितना नंबर का कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो ये सब जानकारी रहती है ना। जो ब्लूप्रिंट आप जानते हैं, आपने देखा होगा 10वीं 12वीं परीक्षा बोर्ड परीक्षा सार आपने पढ़ा होगा, तो उसमें रहता है शुरू में। तो परीक्षण निर्माण का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है कि ब्लूप्रिंट क्या है, और समझाऊंगा भी नहीं क्योंकि ये टेस्ट सीरीज है ना, इसमें धड़ाधड़ फटाफट निकलते जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आप सबके समक्ष साथियों, अगला प्रश्न है, विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दी थी, आपको बताना है, ठीक है। विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था किसने दिया था, बताइए। ब्रूनर ने दिया था, स्किनर ने दिया था, कोहलर ने दिया था, या फिर पियाजे ने, बताइए। 5 सेकंड है आपके पास। तो 4 अवस्थाएं संज्ञान के, है ना, जिसमें से दूसरा अवस्था है इंद्रिय गामक अवस्था के बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यही है। अब तो समझ गए होंगे। तो बताइए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, पियाजे ने, और उसी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का ये दूसरा अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है साथियों। तो 4 अवस्थाएं होती है, एक तो इंद्रिय गामक अवस्था, है ना, या फिर इंद्रिय जनित भी बोला जाता है। दूसरा अवस्था कौन सा होता है आपका, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, उसके बाद अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। चलिए, तो जिन पियाजे महोदय ने दिया था ये क्लियर हो गया, चेक आउट करते रहिए 30 में से कितना नंबर आया आपका। अगला प्रश्न देखें, सामने रहते थे, सामने अगर रहते ना तो हाँ बोलते ना आप लोग, ऐसे पूछता। चलो आगे देखें तो आप बोलते यस, है ना, मज़ा आ जाता। काश आप लोगों को देख पाता मैं पढ़ाते पढ़ाते, मज़ा आ जाता ना। भगवान ऐसी दिव्य दृष्टि मुझे प्रदान करे कि मैं आप सबको ना देख पाऊँ। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है। पहली बार आप लोग जो है सुन रहे हैं MPPI परीक्षण, है ना। तो इसका उपयोग भैया आपको बताना है कि किसके मापन में किया जाता है। व्यक्तित्व के मापन में किया जाता है, सृजनात्मकता के मापन में किया जाता है, संप्राप्ति के मापन में, या फिर बुद्धि के मापन में किया जाता है। चलिए बताइए, 5 सेकंड है। तो प्यारे साथियों, व्यक्तित्व को मापने के लिए यूज किया जाता है MPPI परीक्षण का, है ना। किसका यूज किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, MPPI परीक्षण का। किसको मापने के लिए, व्यक्तित्व को मापने के लिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीट हो सकता है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष साथियों, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है, बताना है। कहा एकदम ज्यादा आवश्यक है, सीखे बर अधिगम बर कहते। अभिप्रेरणा, निर्देशन, परिपक्वता, या फिर रुचि। चलिए बताइए, 5 सेकंड आप सबके पास है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, परिपक्वता, है ना। तो सीखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी, सबसे ज़्यादा आवश्यक है परिपक्वता, है ना। जैसे जैसे आप परिपक्व होते जाते हैं, आपकी जो सीखने की गति है वो और सुदृढ़ होती जाती है। अगला प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे साथियों, 20वां प्रश्न। अभी और 11 क्वेश्चन बाकी है, आराम से बैठिए, छोड़ के आधे बीच में मत जाया कीजिए, मज़ा नहीं आएगा फिर ऐसे में। शैशव काल का समय है, बताइए, ठीक है। शैशव काल मतलब शिशु अवस्था, पहला अवस्था है जन्म लेने के बाद, मतलब गर्भावस्था पहला अवस्था है, तो जन्म लेने के बाद बोल रहा हूँ, मतलब ऐसे तो इंसान का दूसरा अवस्था है शिशु काल, मतलब शैशवावस्था। 12 से 18 वर्ष तक रहता है, 15 वर्ष तक रहता है, या फिर जन्म से 6 वर्ष तक रहता है, या फिर जन्म से 2 वर्ष तक रहता है। कब से कब तक होता है शैशव अवस्था। तो प्यारे साथियों, शैशव अवस्था है, शैशवावस्था जो है वो रहता है जन्म से 2 वर्ष तक, है ना, ठीक है साथियों। जन्म से 2 वर्ष तक शैशवावस्था। और गर्भावस्था जो कि सबसे पहला अवस्था है, वो कितने दिनों का होता है, 270 से 280 दिनों का होता है ना, ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद 2 वर्ष के बाद आपका बाल्यावस्था, जिसमें उत्तर बाल्यावस्था 2 वर्ष के बाद 6 वर्ष तक, है ना, ठीक है। और आपका बाल्यावस्था जो है, मतलब पूर्व बाल्यावस्था 6 वर्ष तक, उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था जो है 6 से 12 वर्ष तक। आपको यदि पूछा जाता है उत्तर बाल्यावस्था, तब भी 6 से 12 बोलना, और यदि सिर्फ बाल्यावस्था पूछा जाए तो भी 6 से 12 बोलना। बार बार बता चुका हूँ आपको, है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या, देख लेते हैं, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, या फिर अधिगम मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, या फिर जो अधिगम है वह जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है, या फिर एक स्वतंत्र क्रिया है। तो क्या सिद्ध करना चाहते थे कोहलर अपने प्रयोग में, बताना है। ऑप्शंस आपके पास है, पढ़िए, जवाब दीजिए, 5 सेकंड है आप सबके पास। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 1 समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, यही सिद्ध करना चाहते थे कोहलर अपने प्रयोग के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 में से कितना सही हुआ जरूर बताइए, ये प्रैक्टिस चल रहा है आपका, और बार बार बोल रहा हूँ, ये अल्लू खल्लू प्रश्न से प्रैक्टिस नहीं चल रहा है ना। स्पेशल विभिन्न राज्यों के टीटी में पूछे गए प्रश्न ही है ये सब, है ना। तो इस ईमानदारी से दिलाइए, पूरे 30 प्रश्न करने का प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष है, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली को प्रतिपादित किया है ना। पाठ योजना की पंचपद प्रणाली को किसने प्रतिपादित किया है? जॉन डीवी ने किया है, ब्लूम ने किया, किलपैट्रिक ने, या फिर हर्बर्ट ने? बताना है। 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड। तो प्यारे साथियों, जो पाठ योजना की पंचपद प्रणाली है उसे प्रतिपादित किया है मिस्टर हर्बर्ट ने। तो ये महोदय जी हैं आपका आंसर। ठीक है, तो हर्बर्ट ने ही पाठ योजना की पंचपद प्रणाली को प्रतिपादित किया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हर्बर्ट। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? क्रेशमर ने किया था, स्प्रेंजर ने, कैनन ने, या फिर जुंग ने? चलिए बताइए। तो प्यारे साथियों, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा ना मिस्टर कैनन ने किया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 कैनन। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो बार बार बोल रहा हूँ, जो जितने भी मनोवैज्ञानिकों के कथन है उसको याद रखिए, 2 से 3 ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, है ना, और शिक्षक भर्ती में तो पक्का पूछेंगे। ठीक है, एक बार पुनः पढ़ दूं? नहीं, आप सब खुद पढ़िए, ऑप्शन भी आप खुद पढ़िए। कोल एवं ब्रूस का है, क्रो एवं क्रो का है, डिहान का है, या फिर ड्रेवहल का है? बताइए, 5 सेकंड है। तो प्यारे साथियों, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये कहा गया था आदरणीय क्रो एंड क्रो के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आपका 24वां प्रश्न ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष साथियों क्या होगा बताइए। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास क्या होता है, आपको बताना है। जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप, अनुकरण एवं प्रबलम के फलस्वरूप, या फिर परिपक्वता के फलस्वरूप? तो किसके फलस्वरूप बच्चों में भाषा का विकास होता है, यही बताना था, है ना। तो बताइए किसके फलस्वरूप बच्चों में भाषा का विकास होता है? 5 सेकंड है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, है ना। आयु स्तरों पर बालकों के जो शब्द ज्ञान है, तो उसके गुणात्मक पक्षों के अध्ययन से यह पता चलता है कि शब्दों की परिभाषा के स्वरूप में क्या होती है? वृद्धि होती है। शैशवावस्था में जिस प्रकार से भाषा का विकास होता है उस पर परिवार की संस्कृति तथा सभ्यता का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो भैया मैंने बता दिया था आपको, इस बार आपकी बारी है। ड्रेवर ने, वुडवर्थ ने, थॉर्नडाइक ने, मैकडूगल ने? किसने वर्गीकृत किया है? तो प्यारे साथियों, जो मिस्टर मैकडूगल है ना, उन्होंने जो मूल प्रवृत्ति के जो 14 प्रकार हैं उसे दिया था, मतलब वर्गीकृत 14 प्रकार से किया था मूल प्रवृत्तियों को, किसने? मैकडूगल ने। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। केंद्रीकरण अवधान क्या है? यह कथन किसका है? डम्बिल का, मैकडूगल का, मन का, या फिर रॉस का? है ना, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, तो ये भी कथन है मनोवैज्ञानिक का, किसका है वो बताना है। बार बार बोल रहा हूँ कि जो कथन है वो अच्छे से आप पढ़िएगा। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डम्बिल का। ठीक है, तो जो उपर्युक्त कथन है, कौन सा कथन? किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये डम्बिल का कथन है। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष, निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एवं क्रो का, वुडवर्थ का, रॉस का, या फिर गॉल्टन का? है ना, किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है, बताना है आपको। 5 सेकंड आप सबके समक्ष, आप सबके पास। ठीक है, तो सुजनन शास्त्र के पिता, या फिर इंग्लिश में बोल दिया जाए तो फादर ऑफ यूजेनिक्स, किसको कहा जाता है? फ्रांसिस गाल्टन को। ठीक है, तो गाल्टन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके साथियों,
चलिए, तो गाल्टन के बारे में थोड़ा बता दूं क्या। जो गाल्टन है वो फ्रांस के थे, है ना, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, ये जो गाल्टन है, गाल्टन जी, तो वो एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे, साथ ही साथ सांख्यिकीविद थे, है ना। और उन्होंने 1883 ईस्वी में यूजेनिक्स का भी आविष्कार किया। गाल्टन ने सकारात्मक यूजेनिक्स पर विशेष बल दिया, जिसका उद्देश्य जनसंख्या के शारीरिक और मानसिक रूप से श्रेष्ठ सदस्यों को समान लक्षणों वाले भागीदारों के चयन हेतु प्रोत्साहित करना उनका उद्देश्य था। तो महत्वपूर्ण यही है कि सुजनन शास्त्र के पिता, है ना, फादर ऑफ यूजेनिक्स कौन है? गाल्टन है। गाल्टन बोल रहा हूँ क्या? गाल्टन है, गाल्टन, ठीक है, सॉरी, क्षमा चाहता हूँ आप सबसे साथियों। अगला प्रश्न, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो डॉक्टर एस जलोटा का एक परीक्षण है ना, जो कि कितने से कितने वर्ष के बालकों के लिए था, के लिए है 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों के लिए, ठीक है। तो वो उस परीक्षण का नाम आपको बताना है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण, आर्मी अल्फा टेस्ट या फिर साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। तो वो टेस्ट क्या है जो टेस्ट लेगा 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों का, और जिसको किसने बनाया है? डॉक्टर एस जलोटा ने, बताइए। तो प्यारे साथियों, इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, है ना। तो इस परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया है? डॉक्टर एस जलोटा ने। और किसके लिए? 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न मतलब एकदम खुश हो जाइए, क्योंकि इसके बाद इस वीडियो से छुटकारा आपको है ना। चलिए देखते हैं तीसवा है ना, 30वां प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न और बाल विकास का अंतिम प्रश्न इस वीडियो में, है ना। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बताइए। द्विकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने, वर्नन ने, स्टर्न ने, स्पीयरमैन ने, किसने किया? वो महान प्राणी, वो महान वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बताना है आपको। तो प्यारे साथियों, स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। उन्होंने कारक विश्लेषण के द्वारा कई प्रयोगात्मक विश्लेषण किए और इन आंकड़ों का विश्लेषण कर यह बताया है कि बुद्धि दो संरचनाओं का मूल है, जिनमें एक कारक सामान्य तत्व होता है, जिनमें जी फैक्टर, मतलब जिसे जी फैक्टर कहते हैं, तथा दूसरा विशिष्ट कारक होता है एस फैक्टर, मतलब जिसको, मतलब एक विशिष्ट कारक होता है जिसे एस फैक्टर कहा जाता है, ठीक है। तो भैया इन्होंने दो कारक बताए, है ना। एक है सामान्य, ठीक है, सामान्य तत्व, जिसे क्या बोलेंगे? जी फैक्टर। और एक है आपका विशिष्ट कारक, विशिष्ट कारक, जिसको क्या बोलेंगे भैया? एस फैक्टर। ओके, तो दो कारक है, एक सामान्य कारक, एक विशिष्ट कारक। सामान्य कारक को जाना जाता है जी फैक्टर के नाम से और विशिष्ट कारक को एस फैक्टर के नाम से जाना जाता है। ओके, तो भैया ये द्विकारक सिद्धांत हो गया, किसने दिया? आपका किसने दिया भाई? स्पीयरमैन ने, है ना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्पीयरमैन, ठीक है। तो प्यारे साथियों, ये 30 प्रश्न कैसा लगा आपको? बिल्कुल कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स खुला है ना, कमेंट तो करेंगे ही, पता है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक करके जाइएगा। क्यों पता है? क्योंकि आप लाइक करते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। एक चीज़ और बताऊँ, यदि आपको छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा दिलाना है, वो भी एक साथ 5 बार, तो भैया 80 रुपया खर्च कर सकते हैं आप। 5 वर्ष के पेपर मेरे पास है, साथ ही साथ 3 मॉडल आंसर दूंगा आपको, है ना। 11 उसके बाद 14 में हुआ था ना, 11, 14, 16, 17, 19, ये 5 साल के पेपर्स हैं, और 3 साल 16, 17, 19 ये 3 साल के मॉडल आंसर है। तो बिल्कुल खरीद लीजिए 10 रुपये के भाव से, है ना। 5 पेपर 3 मॉडल आंसर 8 हो गया ना, तो 8 दहम 80 रुपये, 80 रुपये 1 लीटर पेट्रोल से भी कम कीमत। अगर आप इस पर घर में बैठ के पेपर दिलाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना, तो निश्चित ही सीजी टेट निकलेगा और सामने शिक्षक भर्ती है। तो पक्का खरीद लीजिए, मेरा तो सजेशन यही है, घर बैठे प्रैक्टिस कीजिए ना यार, बढ़िया, है ना। क्योंकि पहले क्या होता था, एक पेपर के अनुभव के लिए लोग जो है 300 रुपये खर्च करते थे, तो आप 80 रुपये 5 साल के पेपर्स के लिए नहीं कर सकते, आराम से करेंगे, ठीक है। तो 62 61 23 79 77 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है और फ़ोनपे नंबर भी है ना। तो व्हाट्सअप में फ़ोनपे करके स्क्रीनशॉट भेज देना और लिख देना कि सर हमें पेपर चाहिए, ये पेमेंट का स्क्रीनशॉट है, पेपर भेजिए, तो मैं तुरंत ही आपको व्हाट्सअप के थ्रू सेंड कर दूंगा, ठीक है। और घर में मस्त प्रैक्टिस करते रहिए।
ठीक है साथियों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। एक और प्रार्थना करना चाहूँगा, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल से आपको बिल्कुल फ्री ज़बरदस्त तरीके से मैथमेटिक्स, बाल विकास, इंग्लिश, हिंदी, पर्यावरण, इन सब की तैयारी कराया जाएगा और आने वाले आगामी जो शिक्षक भर्ती है उसके लिए, है ना। साथ ही साथ एक बुक भी मैं आप सबके लिए बना रहा हूँ जो बहुत ही सामान्य भाषा में है, आप सबके भाषा में वो बुक रहेगा बाल विकास का, है ना। साथ ही साथ बहुत सारे जो सब्जेक्ट है उसके भी बनाने का प्रयास करूँगा, बहुत कम कीमत में आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है साथियों, तो जुड़े रहे हमारे साथ, स्टडी ट्यून फैमिली का हिस्सा बनकर स्टडी ट्यून के साथ। ठीक है साथियों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।